गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि हम सब जानते हैं पिछले वीक आपके यूटी फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट किए गए थे। मुझे उम्मीद है सब बच्चों ने अपना बेस्ट दिया होगा। तो आज हम आपके केमिस्ट्री एग्जाम का सोल्यूशन करेंगे ताकि जिन बच्चों को डाउट आ रहे थे उनके डाउट्स क्लियर हो सके। तो बेटा देखो, क्वेश्चन फर्स्ट अगर देखें तो आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि ये जो प्रोसेस चार प्रोसेस दे रखे हैं इनमें से कौन सा प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है। ऐसा प्रोसेस या फिर ऐसे रिएक्शन जिसमें आपकी हीट जो है या एनर्जी जो है वो एक्सो मीन्स बाहर निकल रही हो, प्रोडक्ट के साथ साथ आपकी हीट या फिर एनर्जी बाहर निकल रही हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी कि जहां हीट आपकी प्रोड्यूस हो रही हो जिस रिएक्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं आपकी रिएक्शन दी थी रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, कि क्विक लाइम की अगर रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ। क्विक लाइम आपका क्या होता है, चूना जो होता है जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड की अगर आप रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ, यानी कि चूने में जब आप वाटर ऐड करते हो तो आपने देखा होगा कि चूना ऐसे बबल करके उसमें ब्रिस्क एफरेंसेस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की, साथ ही साथ आपका जो कंटेनर होता है वो भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन इतनी ज्यादा विग्रस होती है कि हीट बहुत ज्यादा उस टाइम प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण जिस वेसल में आप ये रिएक्शन करवा रहे हो उसका टेम्परेचर भी राइज कर जाता है। दैट मीन्स ये रिएक्शन कैसी है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट की प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट आपकी एक्सोथर्मिक दैट मीन्स इवॉल्व आउट हो रही है। ये प्रोसेस आपका कैसा हुआ, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें डाइल्यूशन ऑफ एसिड अगर आप एसिड का डाइल्यूशन करते हो, यानी कि अगर आप एसिड को डाइल्यूट करते हो, एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हो, जब आप वाटर में स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करते हो विद कंटिन्यूअस स्टीयरिंग, तो आपका क्या होता है, डाइल्यूशन होता है वाटर का। तो बेटा जब आप डाइल्यूशन करते हो तो वो भी रिएक्शन जो है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि उस रिएक्शन में भी आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, ये हम कर चुके हैं। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड भी आपकी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इवेपोरेशन ऑफ वाटर, कि वाटर की अगर इवेपोरेशन हो रही है तो क्या वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो बेटा वाटर जो है इवेपोरेट कैसे होता है, आप हीट देते हो, वाटर को आप हीट दे रहे हो तभी वाटर आपका बॉयल होके इवेपोरेट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। यानी कि यहाँ पे आप हीट खुद दे रहे हो, हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो हीट जब आप खुद देते हो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक, यानी कि ये जो सी प्रोसेस है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। लास्ट अगर बात करें हम सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल, कि अगर आप कैम्फर यानी कि कपूर जो होते हैं, कपूर के क्रिस्टल्स का अगर आप सब्लिमेशन करते हो, सब्लिमेशन आपका क्या होता है, इट इज अ डायरेक्ट प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस और गैस इनटू सॉलिड। तो अगर आप कैम्फर क्रिस्टल को सब्लाइम करते हो, उसका सब्लिमेशन करते हो, तो आप क्या दोगे, कैम्फर को आप डायरेक्टली वेपर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप जब उसको हीट दोगे तभी वो वेपर में कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल इज ऑल्सो अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, आप खुद हीट दे रहे हो। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आपके एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन से हुए, ए एंड बी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बेटा ए एंड बी, किस ऑप्शन में आपका ए बी है, फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन 2 की बात करें हम, तो मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज कोटिंग ऑफ। आपकी जो बुक है उसमें फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको बर्न करने से पहले आप हमेशा उसको रब करते हो विद अ सैंड पेपर। क्यों? ताकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर डिपॉजिट हो जाती है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्यों डिपॉजिट हो जाती है बेटा, मैग्नीशियम रिबन जब आपका
लेबोरेटरीज में रखा होता है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, जिसके कारण मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्सीजन की एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाती है, जिससे वो जो रिबन है मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो उसको बर्न करने से पहले आपको जो ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हुई है मैग्नीशियम रिबन पे, उसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी आंसर सही है। बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग को आप रिमूव करते हो बाय रबिंग। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो, क्यों बैलेंस करते हो, कारण क्या है? अनबैलेंस भी तो इक्वेशन ही होती है, बट आप उसकी बैलेंसिंग क्यों कर रहे हो? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका क्या कहता है? द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और वो टोटल मास आपको कब मिलेगा? जब आप उस रिएक्शन की हर एक एलिमेंट को बैलेंस करोगे तब। ठीक है, तो आप बैलेंसिंग किस लिए करते हो किसी भी रिएक्शन को? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका डी ऑप्शन आपका सही था। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन 4 की, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बेटा हमने रेंसिडिटी का कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर आप फैट कंटेनिंग या ऑयल कंटेनिंग फूड को बहुत टाइम तक रख देते हो तो वो क्या होता है, और वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके उसमें एक अनप्लेजेंट टेस्ट और स्मेल जनरेट हो जाता है, जिसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो उस रेंसिडिटी को रिमूव करने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि ऑयल कंटेनिंग फूड को रेंसिड होने से बचाने के लिए, आप हमेशा उसको पैक करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो आपके जो आपके चिप्स कुरकुरे जो पैकेट होते हैं, वो क्या चिप्स आपके क्या होते हैं? ऑयल कंटेनिंग फूड है। ठीक है, तो उसको पैक किया जाता है विद अ गैस नोन एज नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड थे आपके। नेक्स्ट अगर बात करें हम क्वेश्चन 5 की, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, जब आप फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, तो फेरस सल्फेट को हीट करते हो स्ट्रांगली, इट अंडरगोज डीकंपोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट डीकंपोज हो जाता है किसमें? फेरिक ऑक्साइड में, एज अ मेन प्रोडक्ट अकम्पनीड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम। आपको बताना था कि इस रिएक्शन में जो आपका चेंज इन कलर हुआ है वो कहाँ से हुआ है, मतलब कौन से कलर से कौन सा कलर बना है आपका। तो फेरस सल्फेट जो है ग्रीन कलर का होता है। आपके दो ऑप्शन थे, एक में ग्रीन टू ब्लू था और दूसरे में ग्रीन टू ब्राउन था। तो हमने पढ़ा था कि आपका जो फेरस सल्फेट होता है, जब आप उसकी डीकंपोजिशन रिएक्शन करवाते हो तो फेरस सल्फेट आपका फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रीन कलर जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ब्राउन कलर में। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था जो कि आपका बुक से ही था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि आपकी कौन सी रिएक्शन इनमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी कौन सी होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि एक और मैंने आपको चीज बताई थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए नेसेसरी जो कंडीशन है वो है दो रिएक्टेंट का होना, दो रिएक्टेंट होने चाहिए, दो रिएक्टेंट सॉल्ट होने चाहिए, तभी तो आपका क्या होगा, आपका जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो उस सॉल्ट में से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उस सॉल्ट में मेटल की पोजीशन ले लेगा। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन है कि दो रिएक्टेंट होने चाहिए। तो देखो बेटा, ए बी और डी जो है पार्ट, उसमें आपके एक ही रिएक्टेंट है, तो यानी कि इसमें से सॉरी ए और आपका जो डी पार्ट है, ए और डी पार्ट है, उसमें आपका क्या है, एक ही रिएक्टेंट है। दैट मीन्स इन दोनों में आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। बात आती है बी और सी की। तो बेटा अगर हम बी पार्ट देखें, पहले हम सी देख लेते हैं। तो सी पार्ट देखो, हाइड्रोजन गैस कंबाइन, हाइड्रोजन गैस में जब आप ऐड करते हो ऑक्सीजन गैस, तब जाके आपकी वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है,
क्या ऑक्सीजन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है? नहीं। क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है? नहीं। यहाँ पे दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। दैट मीन्स आपकी कैसी रिएक्शन है? ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें आपके रिएक्टेंट तो दो होते हैं बट प्रोडक्ट हमेशा एक ही होता है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपका जो आंसर बचता है वो है बी, दैट इज बी। जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? वो है आपकी, देखो सोडियम मेटल को जब आप वाटर में ऐड करते हो तो आपका क्या हो रहा है? वाटर में से, वाटर आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। आपको पता है वाटर जो है H2O जो है डिसोसिएट होता है इनटू H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। तो आपका क्या हुआ है? सोडियम जो मेटल है वो क्या करेगा? वाटर में से H पॉजिटिव, H को हटा के OH के साथ कंबाइन होके NaOH बनाएगा और यहाँ पे डिस्प्लेस क्या हो गया? H2 हो गया है इस वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा आपको जब भी मल्टीपल क्वेश्चन मिलते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर वैसे भी किसी एग्जाम में, तो आप हमेशा पहले जो आपके ऑप्शन गिवन है उनको एलिमिनेट करो, कि जिनकी प्रोबेबिलिटी नहीं है उनको पहले अलग निकालो, फिर आप ऑप्शन ट्राई करो कि ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। उसमें आपका टाइम भी बचता है और आपके क्वेश्चन करेक्ट होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन 7 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट? इस रिएक्शन में से कौन सी स्टेटमेंट गिवन जो है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट इस रिएक्शन के लिए करेक्ट है? तो बेटा देखो इस रिएक्शन के लिए क्या दे रखा है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस दे रखा है। दैट मीन्स विदाउट ऑप्शन को देखते हुए हम पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा आपका रिएक्टेंट किस रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है और किस रिएक्टेंट की रिडक्शन हो रही है। तो देखो बेटा आयरन जो है यहाँ पे उसमें क्या हो रहा है? आयरन जो है कन्वर्ट हो रहा है Fe3O4, यानी कि आयरन में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रही है। नेक्स्ट अगर बात करें दूसरे रिएक्टेंट की, तो देखो वाटर H2O में से क्या हो गया? H2O कन्वर्ट हो रहा है H2 में, 4H2 हाइड्रोजन गैस बन रही है, वाटर से हाइड्रोजन गैस बन रही है, यानी कि वाटर में से O जो है वो क्या हो गया? रिमूव हो गया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ पे वाटर जो है रिड्यूस हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है इनटू हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो बेटा आपका एक कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। ठीक है, और अपोजिट आपका रिडक्शन के केस में है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिस भी एलिमेंट का या फिर जिस भी कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। ठीक है, ये हमने कंसेप्ट आपका पढ़ा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका क्या है? आयरन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि आयरन बिहेव कैसे करेगा? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और यहाँ पे वाटर का रिडक्शन हो रहा है, वो बिहेव करेगा एज अ ऑक्सीडेशन एजेंट। क्यों बिहेव करेगा? आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन किया। ठीक है, किससे गेन किया? रिड्यूसिंग एजेंट किसका काम कर रहा है? किसको रिड्यूस करके गेन किया? वाटर को रिड्यूस करके गेन किया है। ठीक है, इसीलिए आयरन जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट के काम करेगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो उससे अपोजिट क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो यहाँ पे देखो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? आयरन मेटल। तो आपका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका क्या है? वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, वाटर का रिडक्शन हो रहा है, वाटर रिड्यूस हो रहा है किसमें? हाइड्रोजन गैस में। ये भी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद देखो वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर जो है बेटा आपका एक्ट कर रहा है एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब वाटर का तो रिडक्शन हो रहा है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट अगर बात करें वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पता है आपको यहाँ से दिख गया वाटर जो है उसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि वो कैसा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका मल्टीपल आंसर करेक्ट है जिसमें आपके ऐसे ऑप्शंस थे। तो देखो बेटा आपका देखो ए बी और डी ऑप्शन किसमें है? ए बी डी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है बेटा,
काफ़ी जो ऑप्शन है आपके जिसने पेपर आपका टाइप किया है उससे मिस्टेक हो गई है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं उसकी री इवैल्यूएशन कर दूंगी। जिनका भी जो भी आंसर जिसका भी सही है, सही चीज को ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो जिनका जिन ऑप्शंस गलत दे रखे थे या बच्चे गलत करके आ गए या फिर जिन्होंने सही किया फिर भी गलत शो कर रहा था, तो वो बच्चे टेंशन ना ले, जिनका करेक्ट है उनको मार्क्स जरूर मिलेंगे और जिन्होंने गलत किया है और उनको मार्क्स मिल गए उनके रिड्यूस भी होंगे उस अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। तो उस अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट है प्रॉपरली तैयार किया जाएगा। तो नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन 8 की, तो देखो तो बेटा क्वेश्चन 8 अगर हम देखते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें 2 आंसर है, जिन्होंने भी वो 2 ऑप्शन सही किए उन दोनों में से एक क्या उनके सबके आंसर सही है। तो देखो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन में आपका क्या होता है, 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो ऑक्सीजन के टर्म्स में और एक हाइड्रोजन के टर्म्स में। तो ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में आपका होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाला ऑप्शन आपका कौन सा है, ए ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पे ए ऑप्शन भी करेक्ट है, तो जिन्होंने ए ऑप्शन किया है उनका भी आंसर सही है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इन दोनों में से जिन्होंने भी दोनों में से एक क्वेश्चन आंसर टिक किया है उन सबका सही है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन 9, give the ratio in which hydrogen and oxygen are present in water by volume। वाटर में H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वॉल्यूम देखी जाए, वॉल्यूम का अगर रेशियो देखा जाए तो कितना होगा, तो हम हाइड्रोजन का वॉल्यूम ट्वाइस लेते हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, यानी कि इनकी वॉल्यूम का रेशियो होता है 2:1। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज 2:1। तो क्वेश्चन में गलत दे रखा है तो उसका ग्रेस मार्क जिन्होंने करेक्ट ऑप्शन टिक किया है उनको मिल जाएंगे, ठीक है, और जिन्होंने रॉन्ग किया है उनके डिडक्ट भी होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन 10, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, फैट और ऑयल की एरियल ऑक्सीडेशन, यानी कि एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन अगर फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड की ऑक्सीडेशन करती है तो वहां पे एक अनप्लेजेंट स्मेल प्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको हम, रेंसिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे रेंसिडिटी ऑप्शन सही होगा। एंटीऑक्सीडेंट कौन होते हैं, जो ऑक्सीडेशन को कम करे, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अपोजिट करे, ऑक्सीजन के इफेक्ट को कम करे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिडक्शन क्या होता है, जहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो। करोजन आपका क्या होता है, जब आयरन मेटल पे एयर और मॉइस्चर का अटैक होता है वहां पे एक ब्राउन कलर का पाउडर की फॉर्मेशन होती है जिसको हम रस्ट बोलते हैं और इस प्रोसेस को करोजन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हेन SO2 गैस इज पास थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S, जब H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के अराउंड अगर आप SO2 गैस पास करते हो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर, इनमें से कौन सी रिएक्शन आपकी अकर होगी, तो बेटा H2S में से जब SO2 पास करोगे तो यहाँ पे आपकी होती है कौन सी रिएक्शन, SO2 प्लस 2H2O, दैट विल गिव यू 2H2O प्लस 3S। तो यहाँ पे बेटा आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, कौन सी, यहाँ पे तो SO2 में जो O2 था उसको S ने यहाँ से डिस्प्लेस कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वाटर प्लस 3S बन गया है। ये जो है आपकी इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस थे आपके, एक ऑप्शन अनबैलेंस भी था बट ये वाला आपका बैलेंस था, तो हमेशा आप प्रेफर करो कि वही रिएक्शन करेक्ट होगी जिसमें आपका बैलेंसिंग होगा। तो इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा, दैट इज ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट अगर बात करें आइडेंटिफाई X, Y एंड Z इन द फॉलोइंग, इस रिएक्शन में आपको X, Y और Z आपको स्टाइकियोमेट्री आइडेंटिफाई करनी है कि बैलेंस करने के बाद X की वैल्यू क्या होगी, Y की वैल्यू क्या होगी और Z की वैल्यू क्या होगी,
ठीक है बेटा। तो अगर आप इसको बैलेंस करते हो तो NO3 यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, यानी कि नेगेटिव चार्ज कितने अमाउंट में है 2। NO3 पे क्या साइन होता है -1, तो यहाँ पे क्या हो गया -2 हो गया। एक NO3 पे -1 तो 2 NO3 पे -2, तो यानी कि Pb कितने होने चाहिए, एक Pb कितने होने चाहिए +2, यहाँ पे Pb कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो 2 Pb प्लस NO3 होल ट्वाइस सॉलिड फॉर्म में जब आप उसको हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, अब Pb यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू भी 2 होगी आपकी। और अगर हम Z देखें बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं आपके, नाइट्रोजन देखो यहाँ पे 2 तो ये वाले हो गए, NO3 होल ट्वाइस है, यानी कि नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन को 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे आगे क्या आया था 2 आया था, तो 2 + 2 कितने नाइट्रोजन हो गए 4 नाइट्रोजन हो गए। दैट मीन्स Z की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 4 होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन 3, तो इसका ऑप्शन जो था बी करेक्ट था, दैट इज 2 2 4। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन विच ऑफ द फॉलोइंग chemical equation the abbreviation represent the correct state of reactant and प्रोडक्ट, आपको इनमें से कौन सी एब्रीविएशन जो है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की लिखी हुई है उनमें से कौन सी करेक्ट है। तो बेटा H2 और O2 क्या होते हैं, गैस होती है। हाइड्रोजन गैस को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, बाय H2, ऑक्सीजन गैस को बाय O2, और वाटर जो होता है H2O वो आपका क्या होता है लिक्विड फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर बात करें बेटा यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन से ऑप्शन में गैसियस फॉर्म में दी है, इसमें दोनों में लिक्विड दी है, इसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन लिक्विड दी है, यहाँ पे दोनों गैस दी है, यहाँ पे दोनों गैस दी है। बट यहाँ पे एक चीज गलत है, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में से आपका एक करेक्ट होना था, बट यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है क्या कि वाटर जो है यहाँ गैसियस फॉर्म में है, बट वाटर यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का जो रस्टिंग होती है वो क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वहां पे ऑक्सीडेशन भी होता है। किसका ऑक्सीडेशन होता है, जो आपका आयरन है उस पे क्या होता है ऑक्सीजन, जो एयर में मॉइस्चर और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो अटैक करते हैं आयरन पे, यानी कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का, साथ ही साथ आपका क्या है कॉम्बिनेशन हो रहा है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी वहां पे करेक्ट है, दैट इज ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेटा जो आपकी ये क्या बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की जो इक्वेशन है उसको जरूर याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे हर बार उसको घुमा फिरा के उस इक्वेशन को क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन 15 की, द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम फॉस्फेट इज। तो बेटा फॉस्फेट जो होता है वो आपका होता है PO4 3 नेगेटिव, ठीक है। तो अमोनियम जो है आपका क्या होता है NH4, ठीक है, प्लस, तो ये आपका कैटायन पार्ट है, ये एनायन पार्ट है। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, देखो NH4 पे +1 चार्ज होता है, PO4 पे -3 होता है, तो यानी कि इन दोनों को कंबाइन करने के लिए NH4 पे क्या होना चाहिए +3 चार्ज बनाना है हमें किसी तरीके से, तभी तो ये -3 के साथ कंबाइन होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है NH4 अकेला, यानी कि +1 चार्ज -3 चार्ज नहीं है बैलेंस। यहाँ पे क्या है +1 एक NH4 पे होता है और 2 है तो +2 चार्ज -3, यहाँ पे भी बैलेंस नहीं है। बट यहाँ पे देखो NH4 पे +1 होता है, बट यहाँ पे 3 है तो +3 और ये -3, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें NH4 एक पे +1 होता है तो 3 पे कितना होगा +3, और PO4 एक पे -3 होता है तो 2 पे -6 होगा। तो यहाँ पे भी आपका बैलेंस नहीं है, सिर्फ आपके चार्ज बैलेंस कहाँ पे सी ऑप्शन में है, दैट इज अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है आपका NH4 होल थ्राइस PO4, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कैटायन इज फॉर्म, कैटायन जो कि आपका एक पॉजिटिव चार्ज आयन होता है वो कब फॉर्म होता है, पॉजिटिव चार्ज आयन कब फॉर्म होगा, जब किसी एटम में प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि आपका जो न्यूक्लियस है
उसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होती, रिएक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, तो प्रोटॉन कम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो आपका बनता है एनायन। कैटायन आपका कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाए, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की कमी आई है, बट पॉजिटिव चार्ज अब भी उतना ही है, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम आ जाएंगे, ठीक है, पहले से। तो आपका क्या होगा, वहां कैटायन की फॉर्मेशन होगी। तो कैटायन हमेशा कब फॉर्म होता है, जब इलेक्ट्रॉन को हम लूज करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, द IUPAC name of CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 इज, जो IUPAC नेम है या मैं कहूँ IUPAC नेम है किसका, ये जो आपका कंपाउंड गिवन है इसका अगर IUPAC नेम देखा जाए तो पहली बात इसको नंबरिंग दो आप। तो नंबरिंग अगर दे 1 2 3 4 और दूसरे स्टाइल में नंबर आप यहाँ से भी कर सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। तो यानी कि आपकी इस चेन में चाहे आगे से कर रहे हो या पीछे से कर रहे हो 4 कार्बन एटम है, यानी कि ब्यूट आएगा, ठीक है, ब्यूट आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन गलत है, ब्यूटाइन वाला ऑप्शन भी गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो ये आपका ब्यूटाइन वाला भी ऑप्शन गलत है। अब बचते हैं आपके दो ऑप्शन, दैट इज 3 ब्यूटीन एंड ब्यूट 1 इन। तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, तो वो करेक्ट होगा जहां आपने नंबरिंग सही की है। तो बेटा ये वाली नंबरिंग सही है या ये वाली नंबरिंग सही है, ऊपर वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली नंबरिंग गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं हम उसको हमेशा लोवेस्ट नंबर देते हैं। तो अगर यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो आपके डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा है, बट अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड को आपका नंबर 3 मिलेगा। तो लोवेस्ट नंबर आपका क्या है 1, यानी कि 1 पे आपका डबल बॉन्ड आना चाहिए, 1 इज द करेक्ट आंसर। तो आपका क्या होगा, ब्यूट 1 इन, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन 18 देखते हैं तो देखो, तो देखो बेटा क्वेश्चन 18 की अगर हम बात करें, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज अमॉन्ग आइडेंटिकल एटम, एक ही तरह के एटम के साथ जब बॉन्ड हो उसी एटम का, यानी कि सेल्फ लिंकेज हो। फॉर एग्जांपल हम कार्बन का ले लेते हैं, अगर कार्बन कार्बन से बॉन्ड हो रही है, सेल्फ लिंकेज करिए, अपने जैसे ही एटम से बिल्कुल बॉन्ड हो रही है, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद क्वेश्चन 19 में देखो, विच ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो साइक्लो मीन्स साइक्लिक फॉर्म में, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन होने चाहिए, तो 4 कार्बन अगर हम साइकिल के फॉर्म में बनाते हैं तो बेटा आपका बनता है ये, ठीक है। अब इसकी बॉन्ड सेटिस्फाई करो या फिर मैं कहूँ इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करो, इस कार्बन, एक कार्बन आपके 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 1 और 2 बॉन्ड तो इसने बना लिए, बचे कितने, 2 बॉन्ड बचे हैं जो कि 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना लिए, बाकी 2 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। नेक्स्ट ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा और ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो टोटल कार्बन कितने, 4 हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाइड्रोजन आपके 8 और कार्बन आपके 4, यानी कि C4H8 इसका फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन 20, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम आर जॉइन इन अ स्फेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बकमिस्टर-फुलरेंस। बकमिस्टर-फुलरेंस में कितने कार्बन एटम ज्वाइन होते हैं, दैट इज C60 60 कार्बन एटम ज्वाइन होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन 21 की, तो देखो बेटा क्वेश्चन 21 क्या कहता है, C3H8 बिलोंग टू होमोलॉगस सीरीज ऑफ C3H8 यानी कि N की वैल्यू आपकी क्या है, 3 है, तो CN सबसे पहले होमोलॉगस सीरीज अगर देखें हम सैचुरेटेड कंपाउंड की, वो होती है CnH2n-2। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, वरना हम नेक्स्ट सीरीज पे चलेंगे। तो C3N कितने हैं, 3, यानी कि C3H2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है,
सॉरी फर्स्ट सीरीज होती है +2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 6, और 6 + 2 8, H8, यानी कि इस सीरीज को ये सेटिस्फाई कर रहा है। और ये सीरीज किसकी होती है, एल्केन की होती है। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, दैट इज एल्केन। क्वेश्चन 22 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए, कार्बन एटम 4 होने चाहिए, इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ एसिड ग्रुप, ठीक है। तो एसिड ग्रुप के कार्बन एटम को भी आपको इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे देखो कितना है 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, दैट मीन्स ये नहीं है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 कार्बन एटम है, ये भी नहीं है। 1 2 3 4 स्ट्रेट चेन में यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी 4 है, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में से एक हो सकता है। अब कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, वो ये है बेटा कि हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप को या फिर अनसैचुरेशन को हमेशा लोवेस्ट नंबर देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप अगर यहाँ से नंबर करें तो 1 2 सेकेंड कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कितने पे आ रहा है 1 2 सॉरी यहाँ पे अगर बात करें तो 1 2 3 4 यहाँ से नंबरिंग हो सकता है, जहाँ पे आपको एसिड ग्रुप को 1 नंबर मिल रहा है, और यहाँ पे अगर करें तो 4 नंबर मिल रहा है। तो लोवेस्ट आपका क्या होगा 1 होगा, यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड को हम ब्यूट 1 ओइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा। नेक्स्ट यहाँ अगर देखो तो चाहे आप स्ट्रेट चेन ले लो, चाहे आप 1 2 3 4 ऐसे चेन ले लो, फंक्शनल ग्रुप हमेशा कहाँ पे आ रहा है आपका सेकेंड कार्बन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा, आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट अगर बात करें नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन CH3COCH3, इस केमिकल में फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा है बेटा, OH फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का होता है, COOH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका देखो क्या है CO ग्रुप है, CO ग्रुप होता है आपका कीटोन का, और एल्डिहाइड का CHO ग्रुप होता है। तो आपका C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगर बात करें एडिशन रिएक्शन आर अंडरगोन बाय, एडिशन जो रिएक्शन होती है एल्कीन और एल्काइन दोनों ही शो करते हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे, एग्जाम्पल भी देखे होंगे आपने। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन 25, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपका ए प्रोडक्ट है बेटा वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो CH3COOH Na2 सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे देखो वाटर आपका निकल गया है अलग, ठीक है। तो आपका बचेगा क्या CH3COONA बचता है, ठीक है। अगर इस रिएक्शन को आप बैलेंस करके देखोगे तो आपका यही आंसर आएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन 26 की बात करें, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज, इस क्वेश्चन में आपको डाउट था बहुत सारे बच्चों को, बेटा इसमें ऑप्शन आपके बाय मिस्टेक प्रिंट गलत हुए हैं। होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर है इथाइन, फर्स्ट मेंबर एल्काइन सीरीज का इथाइन होता है, जिसमें कार्बन एटम 2 होते हैं, ठीक है। प्रोपाइन नहीं होता, प्रोपाइन में कार्बन एटम 3 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें सोप मॉलिक्यूल है, सोप का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, उसमें आपका क्या होता है हाइड्रोफिलिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। तो आप नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन 28, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज ड्यू टू, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, तो वहां पे जब आप अल्कोहल को वाटर में मिक्स करते हो तो फॉर्मेशन होती है नए हाइड्रोजन बॉन्ड की, इसीलिए आपका क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण आपका अल्कोहल जो होता है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपका ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इथेनॉल, इथेनॉल आपका कौन सा है, इथेनॉल OL कौन सा ग्रुप होता है, अल्कोहल ग्रुप, OH जिसका सफिक्स लगता है, ठीक है। तो OH जिसका फॉर्मूला है, तो OH यहाँ पे कहाँ लग रहा है बेटा, ये, ठीक है। ये आपका CHO एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा अल्कोहल ग्रुप, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की बात करें, पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C5H12 है। तो यहाँ पे आपको कोवलेंट बॉन्ड बताने हैं कितने हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड आप तभी बता पाओगे जब आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। तो अगर बेटा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कितने कार्बन है
5 कार्बन, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हाइड्रोजन है। प्रोपेन यानी कि सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इनमें सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस करे, इस कार्बन की ने एक बॉन्ड बनाया, कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, ठीक है। बचे 3, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, 2 और बचते हैं, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसने 2 बना लिए, 2 और बचते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसने 2 बना लिए, 2 और बचते हैं। लास्ट वाले ने 1 बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, तो 3 बॉन्ड और बचते हैं, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 तो कार्बन हो गए। हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके हाइड्रोजन हो गए। यानी कि इसमें इस स्ट्रक्चर, पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करा करो जिसमें भी कोवलेंट बॉन्ड आपसे पूछा हो, ठीक है। तो आपके कितने कोवलेंट बॉन्ड है? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका आंसर था 16 कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा। तो ये तो आपके हो गए क्वेश्चंस, उनका सोल्यूशन। जिनको भी इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा डाउट है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। जो भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, ठीक है। बात आती है कि कहीं क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो वहाँ पे आपको ग्रेस मार्क मिल जाएंगे। जिनके भी करेक्ट है उनको ग्रेस मार्क मिलेंगे, और जिनके भी रॉन्ग ऑप्शन उन्होंने किए हैं बट करेक्ट शो कर रहे हैं, उनके मार्क्स डिटेक्ट होंगे। तो रिजल्ट जो आपका बनेगा वो सही पे बनेगा, गलत पे नहीं बनेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।